दोस्तों, आज हम जिन महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे वह है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो शेयर बाजार में प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटलुक। रेटिंग से जुड़ा हुआ यह शब्द भी भावी संभावनाओं को दर्शाता है। कंपनी या संस्था या देश का भविष्य क्या है अथवा इसकी क्या संभावना है जैसे सवाल पूछते समय आउटलुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आउटलुक के आधार पर ही निवेश करने का निर्णय कंपनी को लिया जाता है, क्योंकि आउटलुक पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर स्टेबल स्थिर हो सकता है। निवेशकों के लिए यह हितकारी है कि वे निवेश करते समय कंपनी या संस्था या देश के आउटलुक पर ध्यान दें। ऑर्डर बुक। कंपनी के ऑर्डर बुक में कितने ऑर्डर बकाया पड़े हैं इसकी जानकारी के आधार पर कंपनी के कार्य, परिणाम, भविष्य एवं स्थिरता का अनुमान लगाया जा सकता है। कंपनी के पास ऑर्डर ही न हो या भरपूर ऑर्डर न हो तो ऐसी स्थिति कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि निरंतर ऑर्डर मिलने वाली अथवा ऑर्डर बुक में भरपूर ऑर्डर रखने वाली कंपनी की स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। ऑर्डर बुक भरपूर होने का अर्थ यह है कि कंपनी के पास भरपूर काम है तथा भविष्य में उसकी आय निरंतर बनी रहेगी। आर्बिट्रेज। शेयर बाजार में निर्धारित शेयरों की कम भाव पर खरीदारी करके उसे दूसरे बाजार में ऊंचे भाव पर बेचने की प्रवृत्ति को आर्बिट्रेज कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप बीएसई का एबीसी कंपनी के शेयर 145 रुपये 20 पैसे के भाव खरीद कर उसी समय एनएसई में 145 रुपये 30 पैसे पर बेच देने की प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। इस प्रकार आपको 10 पैसे का अंतर मिलता है। ये सौदे एक ही समय किए जाते हैं तथा इसमें बड़ी संख्या में सौदे किए जाते हैं। पुराने समय में एक ही समय पर एक ही स्क्रिप्ट के अलग अलग भाव हुआ करते थे, परंतु अब ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा होने से इसकी मात्रा काफ़ी घट गई है। अब इन प्रकार के सौदों में भाव का अंतर काफ़ी कम होता है, परंतु भारी मात्रा में सौदे होने से इसमें भरपूर लाभ अर्जित होता है। इस प्रकार का कारोबार करने वाले को आर्बिट्रेजर कहा जाता है। कई बार एक ही कमोडिटी, करेंसी या सिक्योरिटी के 3-4 एक्सचेंज पर अलग अलग अंतर भाव के सौदे होते हैं, जिससे एक बाजार से नीचा भाव में खरीदकर दूसरे बाजार में ऊंचे भाव पर बेचा जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि ये सौदे दोनों एक्सचेंजों पर एक ही समय पर किए जाते हैं। ब्रोकर इस काम के लिए विशेष स्टाफ रखते हैं जो बीएसई और एनएसई दोनों पर भरपूर मात्रा में सौदे करते हैं। आर्बिट्रेशन। इस शब्द का अर्थ आर्बिट्रेज से काफ़ी अलग है। आर्बिट्रेशन का अर्थ है विवादों का निपटान। जब ब्रोकर और ब्रोकर के बीच या ब्रोकर और ग्राहक के बीच कोई विवाद होता है तो इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, जिसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है, और उसे निपटान की प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। शेयर बाजार में ऐसे विवादों के निपटान के लिए खास विभाग एक्सचेंज नियमों एवं उपनियमों के तहत कार्य करता है। इस प्रकार के मामलों में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति एक्सचेंज के नियमों के अनुसार होती है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय ब्रोकर और ग्राहक दोनों पर लागू होते हैं। इस प्रक्रिया में आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देता है। अगला शब्द है ऑक्शन यानी नीलाम। शेयर बाजार में जब कोई निवेशक शेयर बेचता है परंतु समय पर उसकी डिलीवरी देने में विफल हो जाता है तो एक्सचेंज की कार्य पद्धति के तहत निवेशक के शेयर डिलीवरी दायित्व को उतारने के लिए उतने ही शेयरों का आवश्यक रूप से ऑक्शन यानी नीलाम किया जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया में ऑक्शन के जरिए उतनी संख्या के शेयर बाजार के वर्तमान भाव पर ब्रोकर के द्वारा खरीदे जाते हैं और इसके भाव अंतर का बोझ निवेशक से वसूला जाता है। इसका कारण यह है कि निवेशक ने अपने पास रख शेयर हुए बिना भी उनको बेच दिया था। हमने इससे पहले शॉर्ट सेल यानी खोटी बिक्री की चर्चा की। इसमें भी शॉर्ट सेल करने वाले निवेशक को बाजार भाव पर शेयर खरीद कर डिलीवरी देनी होती है, परंतु जब कोई निवेशक स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता तो बाजार के नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आवश्यक रूप से नीलामी के मार्फत उस सौदे का निपटान किया जाता है। अलॉटमेंट। कंपनियों के सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के दौरान निवेशकों द्वारा किए गए आवेदन पर मिले हुए शेयरों को शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को सारांश में एसटीटी
कहते हैं। सरकार के कर नियम के अनुसार शेयर सिक्योरिटी के प्रत्येक सौदे पर एसटीटी लागू होता है। सरकार को इस मार्ग से प्रतिदिन भारी राजस्व मिलता है। यह कर ब्रोकरों को भरना होता है, हालांकि ब्रोकर इसे अपने ग्राहकों से वसूल करते हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट नोट या बिल में ब्रोकरेज के साथ साथ एसटीटी भी वसूला जाता है। एफआईआई शेयर बाजार को नचाने वाला, बाजार की चाल निर्धारित करने वाला, यह शब्द बाजार से संबंधित समाचारों में बार बार सुनने को मिलता है। प्राय इस बात पर आप अपना ध्यान देते हैं कि एफआईआई की लिवाली या बिकवाली के कारण बाजार का क्या हाल हुआ है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक। ये संस्थागत निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। ये अपने स्वयं के देश के लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं और उनका अनेक देशों के शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। इन संस्थागत निवेशकों के ग्राहकों की सूची में सामान्य निवेश से लेकर बड़े निवेशक, पेंशन फंड आदि होते हैं, जिनका एकत्रित धन एफआईआई अपनी व्यू रचना के अनुसार विविध शेयर बाजारों की प्रतिभूतियों में निवेश करके उस पर लाभ कमाते हैं और उसका हिस्सा अपने ग्राहकों को तक पहुंचाते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास धन काफ़ी विशाल मात्रा में होता है और प्राय ये भारी मात्रा में ही लिवाली और बिकवाली करते हैं, जिससे शेयर बाजार की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत में अभी उनका ऐसा वर्चस्व लगता है, शेयर बाजार को वे ही चलाते हैं। 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, तब इस वर्ग ने भारी पूंजी बाजार से अपना निवेश निरंतर निकाला, जिससे भारतीय बाजार में गिरावट होती गई। किसी भी एफआईआई को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपना पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के पास करवाना होता है तथा इन नियमों का पालन करना होता है। वर्तमान समय में सेबी के पास 1100 से अधिक एफआईआई पंजीकृत हैं। एक्सपोजर, साधारण शब्दों में इसे जोखिम कहा जा सकता है। जब कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश करता है तो यह कहा जाता है कि उस निवेशक ने कंपनी में एक्सपोजर लिया है। एक्सपोजर मात्र कंपनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उद्योग एवं अर्थतंत्र में लिया जाता है। जब कोई निवेशक अन्य देशों में निवेश करता है तो कहा जाता है कि उससे उस देश के अर्थतंत्र में या उस देश की कंपनियों, उद्योगों में एक्सपोजर अर्थात जोखिम ली है। वायदे के सौदे में यह शब्द काफ़ी उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि जब कोई ट्रेडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वह भविष्य की जोखिम लेता है। व्यक्ति जब भी कोई निवेश करता है तब उससे मूल्य में घट बढ़ की संभावना होने से उस निवेश का एक्सपोजर कहा जाता है। बेस्ट बाय, जो शेयर खरीदने के लिए उत्तम माने जाते हैं या जिन शेयरों का खरीदारी के लिए उत्तम भाव माना जाता है उन्हें बेस्ट बाय कहा जाता है। ये कंपनियां श्रेष्ठ हैं तथा भविष्य में उनका भाव अपने वर्तमान भाव से बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे स्क्रिप्ट या शेयर को बेस्ट बाय के रूप में गिना जाता है। अनेक बार एनालिस्ट विद्यमान स्थिति के आधार पर किसी शेयर को बेस्ट बाय कहते हैं। उस समय उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ने की प्रबल संभावनाएं पाई जाती है। ब्लू चिप, शेयर बाजार की श्रेष्ठ मजबूत कंपनियों के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी कंपनी का ब्लू चिप होने का अभिप्राय यह है कि उसके शेयर निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयर हैं। इस प्रकार की कंपनियों में सौदे भी काफ़ी होते हैं, उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है और उसमें निवेशकों का आकर्षण भी खूब बना रहता है। बोल्ट, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग। बोल्ट अर्थात प्रतिभूतियों की ऑनलाइन स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला टर्मिनल। बीएससी के सदस्यों को एक्सचेंज की तरफ से इस टर्मिनल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बबल, पिछले कुछ वर्षों से ये शब्द काफ़ी संपूर्ण विश्व में चर्चित रहा है। विशेषकर बाजार में जब कोई भी प्रकरण खुलता है तो उसे बबल बस्ट कहा हुआ है, ऐसा माना जाता है। बबल अर्थात बुलबुला और बस्ट यानी फटना। जब किसी शेयर का भाव बुलबुले की तरफ फूलता है और एक सीमा
आने के बाद धड़ाम से गिर जाता है तो इसे बुलबुला फूटना कहा जाता है। करेक्शन। शेयर बाजार की दैनिक रिपोर्ट में इस शब्द का प्रयोग काफ़ी होता है। बाजार खूब बढ़ गया हो और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेज़ी से रुझान के बीच जो गिरावट दर्ज की जाती है उसे बाजार में करेक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार यदि प्रतिदिन 4 दिन एक तरफा बाजार है और 5वें दिन उसमें गिरावट आ जाए तो उसे करेक्शन के नाम दिया जाता है। समय समय पर इस प्रकार के करेक्शन बाजार में स्वास्थ्य के लिए अच्छा हितकर माना जाता है। निरंतर एक तरफा बढ़ने वाले बाजार जोखिमपूर्ण होते हैं, जिसमें आगे जाकर एक भारी गिरावट होने की संभावनाएं रहती है। कॉरपोरेट करेक्शन एक्शन। कंपनी जब कभी भी शेयरधारकों या बाजार से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे कॉरपोरेट एक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए लाभांश, ब्याज का भुगतान, राइट, बोनस इशू, मर्जर, डीमर्जर, बाईबैक, ओपन ऑफ जैसी बातें कॉरपोरेट एक्शन कही जाती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट। शेयर बाजार में सौदे करते समय कॉन्ट्रैक्ट नोट का काफ़ी महत्व है। जिस शेयर ब्रोकर के जरिए शेयरों की खरीद बिक्री करें उससे हर बार कॉन्ट्रैक्ट नोट लेने का आग्रह करें। आपके शेयरों के सौदे किस समय और किस भाव पर हुए, उस पर कितनी दलाली, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स लगा हुआ है, इसका उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है। आपको ब्रोकर से सौदे के 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए, परंतु सामान्य रूप से ब्रोकर इसमें 3-4 दिन लगा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट पाना आपका अधिकार बनता है और यही आपके सौदे का दस्तावेजी प्रमाणिक प्रमाण भी है। यही कारण है, इस कारण से आपका ब्रोकर विफल हो जाए तो आपको अपने सौदे के शेयर या उसकी रकम उससे लेनी निकलती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के आधार पर ही आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। ब्रोकर के विफल होने पर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट नोट के आधार पर ही आपका दावा मान्य लेता है, जिससे आपको एक्सचेंज की तरफ से 10 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिलती है। ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट नोट ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो आपके दावे का आधार बनता है। ऐसा न होने पर आपका दावा वैध नहीं माना जाएगा। अतः ब्रोकरों के साथ व्यवहार करते समय कॉन्ट्रैक्ट नोट लेने का आग्रह करें, इसकी उपेक्षा न करें, इसे संभाल कर अपने पास रखें। या कॉन्ट्रैक्ट नोट या ब्रोकर या सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। कॉर्नरिंग। जब कोई निश्चित व्यक्ति या ग्रुप किसी शेयर विशेष की खरीदारी करके उस पर एक अधिकार जमाने के लिए इकट्ठा करता है तो उस शेयर की कॉर्नरिंग हो रही है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु यह बात निश्चित है कि ऐसा करने के पीछे उक्त समूह या व्यक्ति की उस शेयर में रुचि है। कंसेंट ऑर्डर। प्रतिभूति बाजार में यह शब्द पिछले 1-2 वर्षों में प्रचलित हुआ है। बाजार का कोई भी मध्यस्थी खिलाड़ी नीति नियमों का उल्लंघन करता है तब उसे के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उल्लंघन करने वाली हस्ती अपना अपराध स्वीकार न करे तो यह विवाद सेट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। ऐसा करने पर उसे काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है, पर एक समय तथा समय भी काफ़ी बर्बाद होता है। यदि कोई हस्ती इन लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचना चाहे तो वह अपनी भूल स्वीकार कर लेती है और सेबी उस पर निर्धारित आर्थिक दंड लगाकर कंसेंट ऑर्डर जारी कर देता है। ऐसा करने से समय और खर्च बच जाता है, जबकि अपराधी को सजा भी मिल जाती है। हालांकि विशेष प्रकार के अपराधों में ही कंसेंट ऑर्डर की सुविधा मिलती है। गंभीर प्रकार के अपराध करके कंसेंट ऑर्डर के जरिए मुक्ति नहीं पाई जा सकती। न्यायालयों में विवादों के ढेर लगे हुए हैं तथा मामले के निर्णय आने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कंसेंट ऑर्डर के जरिए मामले को निपटाना एक व्यवहारिक मार्ग है। विदेशों में यह प्रथा प्रचलित है। सेबी द्वारा यह प्रथा शुरू करने के बाद अनेक मामलों में निर्णय जल्दी हो पाए और आर्थिक दंड के रूप में इस प्रक्रिया के जरिए काफ़ी धन जमा हुआ। इस राशि का उपयोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन पर खर्च किया जा सकता है।